हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल लर्न विद ज्योतिष पर। फ्रेंड्स, आपके सीटेट एग्जाम कब काफी कम समय बचा है और आप लोग की तैयारी भी बहुत अच्छी खासी हो गई, उम्मीद करते हैं हमेशा। और आप लोग अभी भी अब रिवीजन के तौर पर आप लोग अधिक से अधिक रिवीजन कर रहे होंगे। उसी के लिए हम आज आप लोगों को ईवीएस पेडागोजी का जो चैप्टर 1 है, अवधारणा और कार्यक्षेत्र, अवधारणा और उसका कार्यक्षेत्र, इसको लेकर के हम आपको पूर्ण रिवीजन, पूरा जो चैप्टर है उसका संपूर्ण निचोड़ लेकर के आए हैं, ताकि आप इसके माध्यम से, हमारे वीडियो के माध्यम से आप कम समय में उसको पूरा रिवीजन कर लेंगे। और इसके बाद इसका हम आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चन भी कराएंगे। 6-7 चैप्टर है इसके पास, ठीक है, कुल 11-12 चैप्टर है। उसको हम देख लेंगे अभी कितना चैप्टर है। एक प्रत्येक वीडियो में हम आपको 3-4-5 दिन में लगभग सारा चीज आपको प्रोवाइड करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, क्योंकि आपको लगभग आधा घंटा के आसपास का समय आपको लगेगा और इसमें पूरा चैप्टर आपको रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं कि ये ईवीएस जो है, ईवीएस के तहत कितने कितने सेक्शन होते हैं। आपको जैसा कि अच्छा पता है कि इसमें 15 नंबर आपका पेडागोजी होता है और 15 नंबर आपका जो होता है वो कंटेंट से होता है, ठीक है ना। अब जैसे देखिए, इसमें 15 नंबर के जो पेडागोजी में शैक्षणिक मुद्दे जो है उसमें क्या क्या होता है। तो पहला ईवीएस की अवधारणा और उसका कार्यक्षेत्र जो कि आज हम पढ़ने वाले। दूसरा ईवीएस, एकीकृत ईवीएस का महत्व, पर्यावरण अध्ययन और पर्यावरणीय शिक्षा, सीखने के सिद्धांत, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के दायरा और संबंध। क्या यह भी इनको पढ़ना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं पढ़ना पड़ेगा। अवधारणाओं को प्रस्तुत करने के तरीके, ये भी पढ़ना पड़ेगा। गतिविधियां, ये सब छोटे छोटे टॉपिक है, ये सब आपके पास टॉपिक है जिसको हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। अब उसके बाद प्रयोग और व्यवहारिक कार्य, वह सीसीई, ठीक है ना। उसके बाद शिक्षण सामग्री एड्स, ये सभी चीज हम लोगों को पढ़ना होगा इस ईवीएस पेडागोजी के तहत, ठीक है। इसलिए अभी तक जो भी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब जरूर कर ले, और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक जरूर करें और कमेंट करके जरूर बताएं, ठीक है। आगे देखते हैं इसमें सबसे पहले ईवीएस है क्या। हम आपको बार बार बता चुके हैं कि ईवीएस, अभी तक जो अभी हमारे वीडियो को पिछले से पहले देखे होंगे, जो हमारे पास रेगुलर देखते हैं हमारे वीडियो को, तो वो ये चीज पता होगा कि ईवीएस है क्या। ईवीएस कैसा सब्जेक्ट है, इसमें कुल 6 थीम है, ठीक है। पिछले वीडियो में हम बताया आपको। उसके बाद ईवीएस में कुल 6 थीम है, इसके अतिरिक्त, ठीक है, 6 थीम के अतिरिक्त इसके तहत क्या क्या होता है, ये सभी चीजों का क्या एकीकृत किया गया है। क्या क्या एकीकृत किया गया है, जैसे कि किसको तो हिस्ट्री यानी कि एसएसटी, ठीक है ना, एसएसटी, साइंस को, इस सब को मिला करके एकीकृत किया गया है, ठीक है ना। इंटीग्रेटेड करके क्या बनाया गया, ईवीएस सब्जेक्ट बनाया गया सीटेट के लिए। यानी कि ये सीटेट के लिए नहीं, सॉरी, क्लास 1 यानी कि 3, 4, 5 में ये चीज चलता है ईवीएस, ठीक है ना। और क्लास पहली से लेकर के पहली और दूसरी में भाषा और गणित के माध्यम से ईवीएस को पढ़ाया जाता है। ईवीएस पढ़ाया जाता है प्रारंभ से, प्राथमिक स्तर के प्रारंभ से, लेकिन उसको भाषा और गणित के माध्यम से पहली और दूसरी कक्षा में, तीसरी और चौथी 5वीं कक्षा में आपको पूर्णतः वहां पर पर्यावरण का सिलेबस ही मिलता है। अभी हाल फिलहाल में एक सिलेबस थोड़ा सा चेंज हुआ है, लेकिन ज्यादातर उसमें चेंज देखने को मिली नहीं है, ठीक है ना। इसलिए उस पर अभी ज्यादा ध्यान देना नहीं है कि क्या चेंज हुआ है, क्या चेंज होगा। हाँ, अगले साल कुछ सिलेबस आपको चेंज देखने को जरूर मिलेंगे। अब देखिए ईवीएस की अवधारणा, हम जो कभी ईवीएस पढ़ेंगे, इसकी अवधारणा क्या है, किस उद्देश्य से हम ईवीएस को पढ़ेंगे, किस उद्देश्य से बच्चा ईवीएस को जानना चाहेगा। बच्चा के पास अगर कोई उद्देश्य ही नहीं रहा, मान लीजिए आप ही अभी सीटेट पढ़ रहे हैं, आपका कोई ना कोई क्या लक्ष्य है, कोई ना कोई उद्देश्य है, तब तो आप सीटेट पढ़ रहे हैं, हमारा वीडियो देख रहे हैं, कुछ ना कुछ आपका उद्देश्य है कि हम इससे सीखेंगे, तब जाकर के आप कहीं ना कहीं इसको देख रहे हैं, ठीक है। अब देख रहे हैं पर्यावरण अध्ययन प्राथमिक स्तर पर एक अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण है। काहे महत्वपूर्ण है? क्योंकि पर्यावरण से ही हम लोगों का विकास होता है। हम लोग सीडीपी में पढ़ते हैं कि वातावरण और अनुवांशिक दोनों हमारे विकास के लिए कारक हैं। तो पर्यावरण जरूरी है हमारे लिए, क्योंकि यह हमारी प्रकृति के साथ साथ मनुष्य और पर्यावरण के संबंध के बारे में भी जानकारी देता है। किसके बारे में? तो हमारे बारे में, पर्यावरण के बारे में, मनुष्य के बारे में, जानवरों के बारे में, सभी चीज की जानकारी कौन देता है? तो पर्यावरण अध्ययन देता है, ठीक है। क्या यह लोगों में जागरूकता पैदा करता है किस प्रकार हमारे पर्यावरण की सुरक्षा और संरक्षण किया जाए, जो हमारे अस्तित्व के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कहने का मतलब क्या है कि यह हमें जागरूकता पैदा करता है कि हमें पेड़ को क्यों बचाना चाहिए, जल को क्यों बचाना चाहिए, जो क्या करेगा, हमारे अस्तित्व के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, यानी कि हमारे आने वाले पीढ़ी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हमारा अस्तित्व क्या बना रहेगा, इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कौन? पर्यावरण, ठीक है। आगे देखिए, प्रत्येक जीव अपने आसपास ऐसे पदार्थों और शक्तियों से घिरा होता है
जो उसके पर्यावरण का निर्माण करते हैं। यानी कि पर्यावरण का यहाँ पर मतलब क्या हुआ कि प्रत्येक जीव अपने आसपास के ऐसे पदार्थों और शक्तियों से घिरा होता है जो जो क्या निर्माण करता है, उसका पर्यावरण निर्माण करता है। कहने का मतलब क्या है कि अभी हमारे आसपास जितनी भी वस्तुएं हैं उपस्थित है वो हमारा क्या है, वो हमारा पर्यावरण है। ठीक है, आगे देखिए, यह पर्यावरण ही जहां से प्रत्येक जीव को अपना आवश्यकताएं प्राप्त करनी होती है। पर्यावरण जीवों के अस्तित्व और विकास के लिए अनुकूलन परिस्थितियां बनाती है। अब यहां पर समझिए, कहने का मतलब क्या हुआ कि हमारी जो आवश्यकताएं हैं उसको परिपूर्ण करने के लिए हम कहां जाएंगे, तो उसको परिपूर्ण करने के लिए हमें पर्यावरण में ही जाना पड़ेगा। कहां जाना पड़ेगा, पर्यावरण से। अब देखिए ना, हम अपना जो हम जो रहते हैं वो कहां रहते हैं, तो भी कहीं ना कहीं पर्यावरण का अंग ही है। ठीक है ना, आपको पता हो कि पर्यावरण के दो कारक, जैविक और अजैविक। तो हम जो जहां जिस घर में रहते हैं वो क्या है, अजैविक कारक है। ठीक है ना, लेकिन अब जो आप मान लीजिए कहीं नदी में गए तो क्या जैविक कारक, वो भी अजैविक कारक हो जाएगा। लेकिन कहीं आप वन में गए तो क्या है, वो जैविक कारक है। ठीक है, वो क्या है, वो जैविक कारक है। तो अब हमें कहां से मिलेगा, हमें ऑक्सीजन भी चाहिए तो कहां से मिल रही है, तो हमारे पर्यावरण से मिल रही है। हमें भोजन चाहिए, कहां से मिल रही, तो हमारे पर्यावरण से मिल रही है। ठीक है, इतना चीज समझ में आ गया होगा। तो यानी कि यह हमारे विकास के लिए अनुकूल अनुकूल कहने का मतलब क्या, जो उसके समान परिस्थितियां बनाती है कि हमें जो चीज चाहिए वो चीज आसानी से मिल जा सके। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। कुल मिलाकर यहां से यहां तक का सारांश अगर निचोड़ा जाए, हम इससे ये तो निचोड़ करके लाए हैं लाए, लेकिन इससे अगर निचोड़ा जाए, कुल मिलाकर कहने का मतलब क्या हो गया कि बच्चे को जो प्राथमिक स्तर से पढ़ाया जाता है, ईवीएस क्यों पढ़ाया जाता है। आपसे क्वेश्चन बनेगा कि बच्चे को प्राथमिक स्तर से ही क्यों पढ़ाया जाता है, ताकि बच्चा उसके प्रति, पर्यावरण के प्रति जागरूक हो सके, पर्यावरण के प्रति संवेदनशील हो सके। ठीक है ना, ताकि वो पर्यावरण को क्षति ना पहुंचाए, पर्यावरण के सहयोगी बने, पर्यावरण के मित्र बने। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, तक समझ गए। चलिए आगे चलते हैं। अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका नाम है लर्निंग विद ज्योतिष, उसका भी नाम है। तो आप लोग वहां से भी इसका पीडीएफ फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं और इसका रिवीजन कर सकते हैं। अब देखिए, पर्यावरण का क्षरण मानव अस्तित्व के लिए एक गंभीर समस्या बन गया है। मिट्टी, पानी और हवा के प्रदूषण से जीवित जीवों को नुकसान होता है, साथ ही मूल्यवान प्रकृति संसाधनों का भी नुकसान होता है। पर्यावरण अध्ययन में लोगों को पर्यावरण की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए शिक्षित करना शामिल है। अब सर यहां से ये पॉइंट जो हुआ, इतना बड़ा पॉइंट, तो यहां से क्या बनेगा, क्वेश्चन क्या राइज होता है ना, आपके मस्तिष्क में चलेगा ना कि सर हम तो पढ़ रहे हैं लेकिन यहां से क्वेश्चन क्या राइज हो सकता है। तो अब देखिए, यहां पर जो पर्यावरण को शिक्षित, लोगों को शिक्षित करना क्यों जरूरी है, तो पर्यावरण की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए। किसके लिए, पर्यावरण की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए। यानी गुणवत्ता को बनाए रखने का मतलब क्या, प्रदूषण को कम करने के लिए। क्या चीज, प्रदूषण को कम करने के लिए। लाइक एज अभी सपोर्टेज मान लीजिए कि ध्वनि प्रदूषण कितना हो रहा है, वायु प्रदूषण कितना हो रहा है, तो इसी सब को कम करने के लिए शिक्षित करना जरूरी है। बच्चा से प्राथमिक स्तर से ही शिक्षित करना बहुत जरूरी है, कोई दिक्कत नहीं है। पर्यावरण अध्ययन छात्रों को पर्यावरण में होने वाली विभिन्न घटनाओं और परिवर्तन के बारे में समझने में सक्षम बनाता है। कौन, पर्यावरण अध्ययन किसके समझने और सक्षम बनाता है, तो परिवर्तनों के बारे में। परिवर्तन कहने का मतलब क्या, पर्यावरण में जो बदलाव हो रहा है, पर्यावरण में जो बदलती चीजें हैं, उसी चीज को प्राप्त किसके माध्यम से बच्चा जान सकता है, तो पर्यावरण अध्ययन के माध्यम से। कोई दिक्कत नहीं, इतना आप लोग आसानी से समझ गए होंगे। आगे, या उन्हें किसी विशिष्ट परिस्थिति में उचित और बुद्धिमानी से कार्य करने में भी सक्षम बनाता है। यानी कि जब भूकंप आ जाए तो बच्चा क्या करेगा, अब उसको हम जानकारी दिए होंगे तब ना वो क्या करेगा। तो वही ना, वो जो विषम परिस्थिति में भी अपनी बुद्धि का प्रयोग करके वो उसका सही से सोल्यूशन निकाल सकता है, सक्षम बनता है। किसके माध्यम से, अध्ययन, पर्यावरण के अध्ययन के माध्यम से। कोई दिक्कत नहीं है। आगे समझते हैं, इस प्रकार पर्यावरण की जटिलता को समझने और समस्या समाधान क्षमता पैदा करने तथा विद्यार्थियों विश्लेषणात्मक सोच के विकास के लिए इस विषय को स्कूल स्तर पर शुरू करना महत्वपूर्ण है। देखिए यहां से अब इसका ये जितने पॉइंट, इसका सारांश एक ही निकल रहा है कि ये चीज, सभी चीजें को समझाने के लिए कहां से, अब से हमारे पर्यावरण, हमारा जो गांव समाज है, वहां ये सारे चीज आपको नहीं बताए जाएंगे कि फूल मत तोड़ो,
बताया जाता है, लेकिन उस स्तर से नहीं जहां पर जितना स्कूल से बताया जाएगा। स्कूल में बागीचा होता है, वहां पर उसको घुमाने के लिए ले जाया जाता है, तो बच्चा अगर फूल तोड़ लेता है उसको डांटा नहीं, मारा नहीं जाता, उसको समझाया जाता है कि हमारे पर्यावरण के लिए कितनी उपयोगी है, अगर इसका फूल हम तोड़ ले तो इसके क्या हानि हो सकते हैं। ठीक है, यानी कि इस सभी जो इस प्रकार की जटिलता को समझने और समस्या समाधान की क्षमता को पैदा करने, विद्यार्थियों की विश्लेषणात्मक सोच को विकास करने के लिए कहाँ आवश्यकता होती है, तो स्कूल की आवश्यकता होती है। स्कूल में किसी तो पर्यावरण अध्ययन की आवश्यकता होती है, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिए, आगे आपका कि बच्चे को प्राकृतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण, क्या प्राकृतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण के बीच संबंधों का पता लगाने और उन्हें समझने के लिए प्रशिक्षित करना। अब देखिए क्वेश्चन यहां से बनता है कि नहीं बनता है। अगर यहां से क्वेश्चन बनता है कि प्राकृतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण के बीच क्या संबंध है, उन्हें पता लगाइए। अब इस तौर पर आप शिक्षक क्या कहेंगे बच्चे को, क्वेश्चन पूछता है कि नहीं पूछता है, तो आप बच्चा को ये क्यों कह रहे हैं कि पता लगाने के लिए, ताकि वो बच्चा समझ सके कि उसके पर समाज में क्या होता है ना। अब यहां देखिए, यहां पर संबंधों का पता लगाने और उन्हें समझने के लिए क्या करना है, प्रशिक्षित करना है, मतलब उसको बताना है, शिक्षा देना है उसको। आगे अवलोकन और चित्रों के आधार पर समझ विकसित करने के लिए अनुभव के माध्यम से उसमें भौतिक, जैविक, सामाजिक और सांस्कृतिक पहलुओं की समाज प्राप्ति की ओर अग्रसर करना। यानी कि क्या कहा, फिर से देखिए, ये तो समझ गए। अब देखिए अवलोकन, अवलोकन मतलब क्या होता है, मतलब अंदाजा लगाना। अवलोकन मतलब क्या कह सकते हैं उसको, अंदाजा लगाना। उसके चित्रों के आधार पर आप देखेंगे ईवीएस की बुक में चित्र बहुत अधिक दिया होता है, आपके ईवीएस से ही संबंधित, लेकिन उसमें चित्र क्या होता है, बहुत अधिक दिए होते हैं कि नहीं होते। तो उसमें चित्रों के माध्यम से, ठीक है ना, समझ विकसित करने के लिए क्या, अब जितना बच्चा इस मान लीजिए, अब उसको दिखाया गया कि भालू का चित्र, कुछ का चित्र, पेड़ पौधे का चित्र, है ना। तो अब जो अपने आसपास में दिखेगा, प्रत्यक्ष रूप में दिखेगा, तो समझ आएगा क्या पेड़ का पौधा है, पेड़ है वो, ठीक है ना। जानवर को देखेगा क्या देगा, वो कुत्ता है, बिल्ली, क्योंकि वो पहले क्या दिख रखा है, चित्र देख रखा है, तो उसको क्या हो गया, अनुभव हो गया है, क्या हो गया, अनुभव हो गया है, ठीक है ना। अनुभव के माध्यम से उसमें भौतिक, जैविक, सामाजिक और सांस्कृतिक पहलुओं की समाज प्राप्ति की ओर अग्रसर करना। समाज में जो सब चीज प्राप्ति करने को क्या होता है, बच्चा अग्रसर होता है, किसके माध्यम से, तो पर्यावरण अध्ययन के माध्यम से, ठीक है। आगे है बच्चों को सामाजिक घटनाओं के प्रति जिज्ञासु बनाने के लिए संज्ञानात्मक क्षमता पैदा करने के लिए परिवार से शुरुआत कर पूरे संसार की समझ विकसित करते हुए आगे बढ़ाना। अब क्या कहना है यहां पर, बच्चों को सामाजिक घटनाओं के प्रति जिज्ञासु। अब बच्चा जिज्ञासु कैसे होगा, अब कुछ दिन पहले मैं आपको, अभी मान लीजिए हम कहते हैं कि आपको कल आपका बड़ा सा सेमिनार है, बड़ा सा मैराथन होने वाला है ना, तो अब आपके मन में क्या होगा, जिज्ञासा जगेगी कि कब होगा, टाइमिंग भी पता नहीं है। अगर टाइमिंग भी कह दे कि 8 बजे से हो रहा है, तो आप 8 बजे से पहले ही से आकर के बैठे रहते हैं, वैसा होता है कि नहीं होता। ये हुआ जिज्ञासु बनाना, किसके प्रति, तो बच्चों को सामाजिक घटनाओं के प्रति जिज्ञासु बनाने के लिए, इसके लिए सामाजिक घटनाओं के प्रति जिज्ञासु बनाने के लिए। संज्ञानात्मक मतलब क्या, आप सीडीपी में पढ़ चुके, संज्ञानात्मक मतलब क्या, उसके मानसिक विकास, उसका मानसिक विकास क्षमता पैदा करने के लिए परिवार से शुरुआत किया जाता है। सर्वप्रथम आप अभी जो ईबीएस पढ़े थे, तो क्या पढ़े थे, परिवार एवं मित्र पढ़े थे, तो वहां परिवार से ही सारा चीज प्रारंभ किया जाता है, ठीक है ना। देखिए संसार की समझ विकसित करते हुए आगे बढ़ता है वो, परिवार से क्या बनता है, संसार बनता है, छोटे छोटे परिवार से गांव बना, गांव से पंचायत बना, पंचायत से ब्लॉक, इस तरह से पूरा संसार तो समाज से मिलकर बना है ना। यहाँ पर इसलिए सर्वप्रथम बच्चों को कहां से सिखाया था, तो परिवार से सिखाया जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या चीज क्लियर है, जहां भी दिक्कत हो, जिस पॉइंट में भी दिक्कत हो, आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे आप जरूर डिस्कस कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे है कि पर्यावरण के मुद्दों के बारे में, देखिए पर्यावरण के मुद्दों के बारे में जागरूकता विकसित करना क्या है, बुनियादी संज्ञानात्मक और मनोप्रेरणा मतलब मन की प्रेरणा, बुनियादी संज्ञानात्मक क्या, जो बेसिक नॉलेज है वो, और मनोप्रेरणा जो मन की प्रेरणा है, आंतरिक प्रेरणा है वो, यानी कि साइकोमोटर स्किल, साइको मतलब यानी कि मनोप्रेरणा कौशल, साइकोमोटर स्किल प्राप्त करने के लिए बच्चे को खोजपूर्ण और हाथों की गतिविधियों में शामिल करना, अवलोकन, वर्गीकरण, अनुमान आदि द्वारा।
क्वेश्चन फिर से देखिए यहां से क्या होगा, राइट से याद रखिए इसको, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए फिर से इसको समझ लीजिए, यानी कि कहने का मतलब क्या है कि बुनियादी संज्ञानात्मक प्राप्त करने के लिए, मनोप्रेरणा कौशल प्राप्त करने के लिए बच्चों को क्या बनना पड़ेगा, तो खोजपूर्ण हाथों की गतिविधियां। अब इसमें क्या क्या आएगा, तो आएगा अवलोकन, क्या आएगा, अवलोकन, वर्गीकरण, क्या आएगा, वर्गीकरण, अनुमान, अवलोकन मतलब अनुमान हो जाता है, ठीक है ना, एक अनुमान लगाना, एक अवलोकन करना। आप जैसे मान लीजिए आप अवलोकन कीजिए, अनुमान लगाए कि मेरा एज कितना होगा, है ना, तो ये क्या हो गया, अवलोकन करना हो गया। जैसे मान लीजिए कि ईवीएस में क्यों जरूरी है, आप मैथ में भी अवलोकन करना पड़ते हैं, लेकिन ईवीएस में क्यों जरूरी है, क्योंकि अवलोकन ये क्या आता है कि बताओ ये वृक्ष कितना पुराना हो सकता है, नहीं होता कि नहीं होता है, तो इसी प्रकार अवलोकन करना हो जाएगा, तब यहां से क्या होगा, उसका बेसिक नॉलेज भी क्लियर होता चला जाएगा, है ना। यहां पर समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है, तो ये पॉइंट आपका क्लियर है। आगे देखते हैं कि विभिन्न प्रकार के पर्यावरणीय मुद्दे जैसे लिंग भेद, उत्पीड़न का मुद्दा, प्रदूषण, अनैतिक व्यवहार आदि को मूर्त घटनाओं से संबंधित कर, यानी कि मूर्त घटनाओं से संबंधित कर समझने की क्षमता का विकास करना, ताकि उनमें मानवीय अधिकारों, समानता और न्याय मूल्यों के लिए समान विकसित हो। कहने का मतलब क्या, आप समझ गए, पूरा पूरी समझ गए कि विभिन्न प्रकार के पर्यावरणीय मुद्दे, जैसे क्या हो गया, लिंग भेद क्या पर्यावरणीय मुद्दा है, कि लड़का जो काम करेगा वो लड़की नहीं कर सकती, लड़की जो काम करती है वो लड़का नहीं कर सकता, जैसे लड़की खाना बनाती है तो लड़का खाना नहीं बना सकता, सिर्फ लड़की रोती है लड़का नहीं रो सकता। ऐसा जो ये लिंग भेद है ना, लड़की बड़े बड़े ऊंचे पद पर नहीं पढ़ सकती, ऊंचा पद नहीं जा सकती, लड़का बहुत दिनों तक पढ़ेगा, लड़का प्राइवेट स्कूल में पढ़ेगा, लड़कियां सरकारी स्कूल में पढ़ेगी। ये जो लिंग भेद है, यह कैसे समाज के ये लिंग भेद है, उत्पीड़न, ठीक है ना, ये पर्यावरणीय मुद्दा है। उत्पीड़न के मुद्दे कहने का मतलब क्या हो गया, जो यानी कि जो समाज में भेदभाव हो रहा है ना, कुछ जाति निम्न जाति प्रताड़ित करना, नीचे जाति को प्रताड़ित करना, ये उत्पीड़न से मुद्दे से संबंधित है। प्रदूषण हो गया, जैसे प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, इसमें भी प्रदूषण हो गया। अनैतिक व्यवहार, अब बच्चों के साथ या किसी जैसे मान लीजिए कुछ भी हो, लड़कियों के साथ अनैतिक व्यवहार, लड़कों के साथ भी अनैतिक व्यवहार होता है, तो ये सभी चीज पर्यावरणीय मुद्दे हैं। अब इसको समझाने के लिए बच्चा कैसे समझेगा, ये बच्चा के अंदर ये चीज कैसे जाएगा, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो मूर्त घटनाओं से संबंधित, यानी कि प्रत्यक्ष रूप से उसको, ठीक है ना, प्रत्यक्ष रूप से उसको उससे संबंधित करके, घटनाओं को संबंधित करके उसको बतलाएंगे, तो बच्चा आसानी से वो अपने अंदर वो धारणा बना लेगा और क्या चीज करेगा, वो तो मानवीय अधिकारों और समानता और न्याय मूल्यों के लिए वो सम्मान विकसित होगा, सम्मान करेगा, वो सभी चीज को, सभी को एक जैसा समझेगा, वो सभी को सम्मान करना प्रारंभ कर देगा, वो कोई दिक्कत नहीं है। इतना से आप लोग समझ गए होंगे, फिर हम आगे बढ़ते, इतना चीज क्लियर है, आगे बढ़ते तब हम आगे उन्हें इसे योग्य बनाना कि समानता, न्याय, मानव की गरिमा और अपने अधिकारों संबंधित मुद्दों को हल करने में सक्षम हो सके, क्या हो सके, सक्षम हो सके। अब देखिए पर्यावरण संरक्षण क्यों आवश्यक है, प्रदूषण क्या है, इसका समाधान कैसे हो सकता है। अब ये जो प्रश्न बच्चा को दे कि पर्यावरण संरक्षण क्यों आवश्यक है, प्रदूषण क्या है, इसको समाधान कैसे हो सकता है, इसका समाधान, इन प्रश्नों के उत्तरों की समझ विकसित करने के लिए पर्यावरण अध्ययन को प्राथमिक स्तर पर शामिल किया जाना आवश्यक है। अगर प्राथमिक स्तर पर शामिल नहीं किया जाएगा, जैसे देखिए आप लोग सोचिए कि अगर कुछ हमारे ऑफलाइन भी चलता है, क्लास चलता है, तो वहां भी हम देखते हैं तो कुछ बच्चों का जो मैथ होता है वो बहुत कमजोर होता है। ऐसा क्यों देखा जाता है कि बचपन में उस लेवल का मैथ नहीं पढ़ पाते, हम बचपन में बस जोड़ घटाव गुणा भाग तक ही रह जाते हैं, सीमित रह जाते हैं। यही कारण होता है कि बचपन से वो हमारे अंदर वो माइंड डेवलप विकसित नहीं किया गया है ना। तो उसी प्रकार यहां भी है कि ये सभी जो प्रश्न अगर बच्चा से नहीं सिखाया जाएगा, तो एक अटेंडम अचानक अगर बड़े हो जाएंगे बच्चे तो सिखाया जाएगा, तो सीखने में बहुत सारी कठिनाइयों का अनुभव बच्चा करेगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसका जो उत्तर होगा, ये देखिए पर्यावरण को किस प्रकार की और हानि न हो, इसलिए इससे संबंधित अच्छी आदतों का विकास करने के लिए पर्यावरण अध्ययन आवश्यक है। फूल नहीं तोड़ेंगे, पेड़ों का पत्ता नहीं तोड़ेंगे, उसकी डाली नहीं तोड़ेंगे, है ना। तो ये सभी क्या है, पर्यावरण के अध्ययन के लिए आवश्यक है ना। अगर पर्यावरण अध्ययन विषय को बाल केंद्रित, क्या पर्यावरण विषय को क्या
बाल केंद्रित एवं एकीकृत करने के लिए, किसके लिए? एकीकृत करने के लिए इसमें लगभग 6 सामान्य विषयों को समावेश किया गया। कितने सामान्य विषय को? तो 6 सामान्य विषय को उसमें समावेश किया गया। समावेश मतलब क्या हो गया? एकीकृत किया गया, इंटीग्रेटेड किया गया है, कोई दिक्कत नहीं है, इस सभी को एक साथ मिलाया गया है। चलिए अब देखते ये 6 थीम क्या क्या है, आप लोग को ऐसे चीज पता ही होगा। पहला परिवार एवं मित्र, ठीक है, इसके 4 थीम भी है क्या? इससे पहले वीडियो में पूछे भी थे आपसे, हालांकि आप कुछ लोगों ने जवाब भी दिया है मुझे। रिश्ते, काम और खेल, यानी कि संबंध इसको कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? संबंध। क्या कहते हैं इसको? संबंध। पौधे हो गया, पशु हो गया, ये चारों क्या उप थीम है इसके? तो परिवार एवं मित्र के। उसका दूसरा होता है भोजन। भोजन हो गया, आश्रय हो जाता है, पानी हो जाता है, यात्रा हो जाता है, और चीजें हम कैसे बनाते हैं। ये 6 क्या है? ये 6 ईवीएस के थीम है, ठीक है ना। ये 4 के ईवीएस के उप थीम है, कोई दिक्कत नहीं है। ये थीम का हिंदी होता है परक्रम। क्या होता है? परक्रम, ठीक है। उप थीम का हिंदी क्या हो जाएगा? उप परक्रम, ठीक है, उप परक्रम, कोई दिक्कत नहीं है। इतना चीज क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए कह रहा है प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के उद्देश्य क्या क्या है। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के कुछ उद्देश्य इस प्रकार है। बच्चे को विभिन्न अंगों, वर्णमाला और उन बुनियादी चीजों का बुनियादी ज्ञान प्रदान करना जिन्हें हम अपने आसपास प्रतिदिन देखते हैं। अब सर कहने का मतलब क्या हो गया? यहाँ पर अंग कहने का मतलब वर्णमाला, उन सभी बुनियादी चीजों का। अंग हो गया मैथ से संबंधित, वर्णमाला हो गया हिंदी से संबंधित। तो बच्चा को तो आप कहाँ सिखा रहे हैं? बच्चा को जो पर्यावरण जो है पहली और दूसरी कक्षा में कहाँ सिखा रहे हैं? तो यही ना, गणित और भाषा के माध्यम से नहीं सिखा रहे हैं। इसलिए प्राथमिक स्तर पर बच्चों को विभिन्न अंकों, वर्णमाला, उन बुनियादी चीजों का बुनियादी ज्ञान प्रदान करना जिन्हें हम अपने आस पास प्रतिदिन देखते हैं। बच्चा को देखिएगा, सर्वप्रथम जो अ से अनार सीखता है बच्चा, तो अनार कहां से आता है? तो पर्यावरण से ही तो आते हैं। आ से आम, हर्षई से मिली दीर्घई सीख, है ना। ये सभी चीज बच्चा देखता है ताकि वो बच्चा समझ सके कि हमारे ये चीज हमारे आसपास ही मिलते हैं, है ना। चलिए हम तो बच्चा में से ऑलरेडी बहुत ये सब चीज जोर जोर से पढ़ते थे। चलिए आगे देखते हैं। अगला है आपका कि बच्चों को स्वस्थ आदतें विकसित करने तथा व्यक्तिगत और सामाजिक स्वच्छता बनाए रखने के लिए महत्व को समझने की सक्षम बनाना। यानी कि क्या? बच्चों की स्वच्छ आदतें मतलब नाखून नहीं चिबाना, नाखून समय से काट लेना, बाल बना लेना, तो ये सभी चीज बच्चे से ही प्रारंभ किया जाता है ना। आप लोग भी स्कूल में जब छोटे होंगे तो मार खाए होंगे नाखून के लिए, बाल के लिए, ब्रश नहीं करते हुए उसके लिए, है ना। तो ये सभी चीज बच्चा से ही सिखाया जाता है वो पर्यावरण अध्ययन के तहत, ठीक है ना। आगे बच्चा किसी कार्य को व्यवस्थित तरीके से करने की आदत विकसित करना तथा किसी भी कार्य को सटीकता के साथ करना सीखता। कौन? बच्चा सीखता है किसके माध्यम से? पर्यावरण अध्ययन के माध्यम से। क्या सीखता है बच्चा? तो किसी भी कार्य को व्यवस्थित तरीके से करना। जैसे मान लीजिए हमारा जो नित्य क्रिया है, हम सुबह प्रातः उठते हैं तो क्या करते हैं? नित्य क्रिया करते हैं, जो हमारे डेली लाइफ का रूटीन होता है वो सिस्टमेटिक करते हैं। तो बच्चा को जीवन से सिखाता है, उसको कविता के माध्यम से सिखाता है ना। तो नित्य क्रिया कैसे करना है, क्या चीज करना है, सारा चीज उसमें बच्चे को वहीं से पर्यावरण अध्ययन के माध्यम से सिखाया था, आदत विकसित किया जाता है। एक बार आता है धीरे धीरे ऑटोमेटिक हो जाता है। बच्चा जब बड़ा होता है उसको बार बार कहना नहीं पड़ता है ना। जब बच्चा छोटा होता है उसको कहना पड़ता है, मारना पड़ता है, जो ब्रश करो, नहाओ। लेकिन वही बच्चा जब बड़ा हो जाता है तो ऑटोमेटिक वो समझ आता है कि हमको ये चीज करना है, तो वो चीज कर लेता है ना। चलते आगे हमारा उन्हें सरल ग्राफ, मानचित्र, फ्लो चार्ट और सांख्यिकीय तालिकाओं को समझना। उन्हें सरल ग्राफ, जो आसानी से ग्राफ समझा जा सके, जो कब ग्राफ कितना जाता है, फ्लो चार्ट, सांख्यिकीय तालिका को समझना। बच्चों में सृजनात्मक क्या अवलोकनात्मक और आविष्कारकशील गुणों को विकास करना, प्रकृति और परिवेश के अध्ययन में बच्चों की रुचि जगाना। परिवेश के अध्ययन में बच्चों को रुचि जगाना। परिवेश के अध्ययन कहने का मतलब क्या? पर्यावरण, हमारे जो आसपास है वही तो पर्यावरण है ना, तो वही तो हमारा परिवेश हुआ। हम अपने परिवेश का कह सकते हैं, पर्यावरण कह सकते हैं। बच्चों अब उससे पहले क्या? बच्चों को सृजनात्मकता बनाना है, अवलोकनात्मक विकास भी करना है, आविष्कारकशील गुणों का भी विकास करना है। बच्चों नन्हे वैज्ञानिक होते हैं किसके अनुसार? तो जीन पियाजे के अनुसार होता है ना। लेकिन आविष्कारकशील क्यों? अब बच्चा देखते हो कि बच्चा
पत्ता से ही सारा बहुत सारी चीज बना लेता है, डलिया बना लेता है ना, पर्स बना लेता है, पेज फाड़ फाड़ के उसको पर्स बना लेता है, बहुत सारे सुंदर सुंदर फूल बना लेते हैं, क्राफ्ट बना लेते हैं ना। तो ये सभी चीज विकास करना होता है, समझाना होता है। बच्चों को खोजपूर्ण और व्यवहारिक गतिविधियों में शामिल करना, जिससे संज्ञानात्मक और मनोगतिशील कौशल का विकास हो सके। इसको हम पहले ही पढ़ चुके थे। बच्चों में किसको? खोजपूर्ण और व्यवहारिक गतिविधियों को शामिल करेंगे। खोजपूर्ण मतलब नए नए चीजों को खोजना, है ना। आविष्कार, यही ना था, आविष्कारशील गुणों का विकास। इतना से आप लोग समझ गए होंगे। आगे आगे देखते हैं। आगे है कि जीवन और पर्यावरण के प्रति चिंता के मूल्यों को आत्मसात करना। आत्मसात का मतलब क्या होता है? सीखना। क्या होता है? सीखना। ठीक है ना। आत्मसात का मतलब क्या होता है? सीखना। आत्मसात करना तथा प्राकृतिक और सामाजिक पर्यावरण के बारे में जिज्ञासा जगाना। अब किसके बारे में? तो सामाजिक पर्यावरण के बारे में जिज्ञासा जगाना। अब बच्चा जब तक जिज्ञासु नहीं होगा तब तक वो सीखेगा नहीं। इसलिए बच्चा को जिज्ञासु बनाना बहुत जरूरी है। किसी भी काम को अगर करवाना हो तो बच्चे को उसके प्रति जिज्ञासु बनाना पड़ता है। स्कूलों में शिक्षार्थियों के अनुभवों को बाहरी दुनिया से जोड़ना, ये लाइन बहुत इंपोर्टेंट हो जाता है कि स्कूलों में शिक्षार्थियों के अनुभवों को बाहरी दुनिया से जोड़ा जाता है ना। इंडेक्ट किया जाता है किसके? तो बाहरी आउटर जिससे बच्चों को अपने आसपास के परिवेश के बारे में प्रश्न पूछने और उसका अन्वेषण करने के लिए प्रोत्साहित करना। मतलब अन्वेषण मतलब उसका खोज होता है। अपने आसपास जो कोई वस्तु देखता है उसके बारे में उसके मस्तिष्क में क्या चलता है? बहुत सारी बातें चलती रहती है। जैसे कुत्ता भौंकता है, उसका आवाज अलग होता है, बिल्ली म्याऊं म्याऊं करती है, उसका आवाज अलग होता है। तो बस बच्चे की मस्तिष्क में चल ये सब सारी चीज चलता रहता है। आप ही सोचिए ना, जब बच्चा आप छोटे होंगे तो आप क्या सोचते हैं कि कुत्ता ऐसे क्यों बोलता है, बिल्ली ऐसे क्यों बोलती है, सभी एक जैसे क्यों नहीं बोलते हैं। तो ये सभी चीज उसके लिए उसको क्या करेंगे? प्रोत्साहित करेंगे। वो प्रश्न पूछेगा आपसे, उसके प्रश्न को आपको समझना पड़ेगा और उसके प्रश्न को आपको जवाब उसी के अनुसार देना पड़ेगा। क्योंकि आप क्या पर्यावरण किसके अनुसार? तो बाल केंद्रित शिक्षा के अनुसार आप पढ़ाइएगा। आगे शिक्षार्थियों को प्राकृतिक एवं सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण से जोड़ना। किससे? प्राकृतिक एवं सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण से जोड़ना। किसको? तो शिक्षार्थी मतलब बच्चे को प्राकृतिक एवं सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण से जोड़ेंगे और इसको बाहरी दुनिया से भी जोड़ेंगे। ठीक है। उम्मीद करते हैं कि ये सारी चीज आप लोगों को अभी तक